सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड। और आज के इस वीडियो में हमें काफी सारी चीजों का पता लगने वाला है, बट वो तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम वीडियो को एंड तक देखोगे। साथ ही कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में भी तुम्हें पता लगने वाला है, और वो क्या है ये तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो पता चल ही जाएगा। सो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग एक्जैक्टली उसी मोमेंट्स होती है जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो को एंड किया था, जहाँ पे जो हमारी ग्रैनी सी है उसके इनर डीमन को सप्रेस करने के लिए इन लोगों ने उसे जो ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री के जो ओल्ड रूलर है उसके पास छोड़ दिया था, और वो उसे इन लोगों का जो एंशिएंट पगोड़ा था उसके अंदर ले जाके उसे सप्रेस करने में लग जाता है। मीनवाइल किन्यू का सामना यहाँ पर एक पुराने दोस्त से हो जाता है जो कि इतने सालों बाद भी उसे याद रखे हुए है, और किन्मो और इसके बीच में एक फ्रेंडली फाइट होती है। लेकिन किन्मो यहाँ इस बंदे को बहुत इजीली हरा देता है, जिसके चलते ये बंदा समझ जाता है कि किन्मो वक्त से बहुत आगे निकल चुका है। साथ ही जाते हुए किन्मो इसे इन्फ्लुएंस भी कर देता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, इस वर्ल्ड का एक्सप्लोर करना चाहिए, और तभी जाकर तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। और हाँ, अगर तुम घर से दूर जाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कुछ छोड़ रहे हो या फिर तुम कुछ गलत कर रहे हो। तुम्हारे दिल में हमेशा घर की यादें मौजूद रहेंगी। अब किन्मो बातों बातों में उसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है, और अब बस इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि जब किन्मो यहाँ से चला जाता है ना, तो यहाँ पे ये बंदा अभी भी उसकी बातों पे गौर करने लगता है। तभी उसका मास्टर उसके पास आता है, और यहाँ इस बंदे का मास्टर जो है ना, वो उसकी शक्ल देखकर ही पहचान जाता है कि ये लड़का यानी कि उसका जो डिसाइपल है वो हेवनली डेविल कल्ट मास्टर किन्मो के बातों से किस हद तक इन्फ्लुएंस हो चुका है। तभी वो बताने लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो हेवनली डेविल कल्ट है उसका जो पैट्रियार्क है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसके जो बुद्धिमत्ता है उसके बारे में तो जो इटर्नल पीस के इंपीरियल एडवाइजर हैं वो तक मानते हैं, वो तक उससे सलाह लेते हैं। और अगर उसने इस मामूली से लड़के को अपने हेवनली डेविल कल्ट के सेक्ट मास्टर के तौर पे से चूज किया है, तो जाहिर है ये कोई आम इंसान नहीं है। सच बता रहा हूँ, अगर कल्ट मास्टर किन्मो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो उसके अंडर में हेवनली डेविल कल्ट सेक्ट वापस से अपने पुरानी ग्लोरी को हासिल कर लेगा। लेकिन अगर बात करो इसके पोटेंशियल की, तो अगर इसे सही मौका मिलता ना, अगर इसके पास सही कार्मिक चांस होता, तो शायद ये आज एक काफी कमाल का रुलाई भी बन सकता था। सच में अफसोस होता है जब देखता हूँ कि जब कोई इंसान गलत हाथों में पड़ जाए तो उसके साथ क्या होता है। और मुझे पता है कि ओल्ड रुलाई भी इस बात से एग्री करते होंगे दिल ही दिल में, लेकिन इस वक्त तो ओल्ड रुलाई अभी भी माँ वेंशन के बारे में ही सोचते हैं। उनके सारे फेवर्स बस इसी के लिए हैं। उनके अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता है कि जो माँ वेंशन है वो उनके इनहेरिटेंस के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। अफसोस की बात है कि ये लड़का अपने अलग ही रास्ते पे चल पड़ा है। अब यहाँ पे इसकी सारी बातें सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि पर मास्टर, उसने जो कुछ भी इस दौरान मुझसे कहा इन सब का एक सेंस बनता है। जिसमें उसका मास्टर कहने लगता है कि डीमंस को अच्छे से पता है कि तुम्हें कैसे मैनिपुलेट किया जाए, और इस वक्त तुम्हारे दिल को ना उसने बहुत ही इजीली मैनिपुलेट किया है। और भूलो मत, वो इस वक्त हेवनली डेविल कल्ट का मास्टर भी है, जिसका मतलब उसकी जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। इवन की वो तो इटर्नल पीस एम्पायर का जो इंपीरियल एडवाइजर है उसके भी काफी ज्यादा करीब है। कैसे पता, आज नहीं तो कल वो उसे भी मैनिपुलेट करके पूरे के पूरे इटर्नल पीस को ही अपने अंडर ले ले। मैं तो बस ये उम्मीद रखता हूँ कि जो ओल्ड रुलाई है वो कल्ट मास्टर किन्मो को यहाँ पे ट्रैप कर ले हमारे द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री में, ताकि वो कभी यहाँ से बाहर जा ही ना पाए, ताकि ये हेवनली डेविल कल्ट पहले जैसे ग्लोरी को हासिल ना कर पाए, और इनके टाइज को पूरी तरीके से कट कर दिया जाए। जब डेविल पैथ रहेगा ही नहीं, सिर्फ ज़ेन पैथ रहेगा, तो ये द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि किन्मो यहाँ से काफी दूर आ जाता है, और वो यहाँ पर उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर महायाना सूत्रा मौजूद है, या फिर मैं ये कहूँ कि जहाँ पर ज्यादातर लोग इस चीज को सीख रहे हैं। अब यहाँ पे आते साथ ही किन्मो मन में कहने लगता है कि अच्छा, तो जो ओल्ड रुलाई है वो मुझे कन्वर्ट करना चाहता है, चलो देखते हैं कि आखिर ये मुझे कितना बदल पाता है। अब यहाँ पे वो बैठ जाता है, और वो भी सेम चीज को कल्टीवेट करते हुए यहाँ पर इसे सीखने लगता है। इस दौरान कल्टीवेट करते हुए वो अपने मन में कहने लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भी 20 हेवेंस को कल्टीवेट कर लेते हैं वही आगे चल के एक रुलाई बनते हैं। और जहाँ तक बात है ग्रैंडपा माँ की, तो वो बस एक स्टेप दूर है। अब मैं समझा कि क्यों ओल्ड रुलाई इस वजह से इनके पीछे पड़े हुए हैं कि वो बस कैसे ना कैसे करके उनके इनहेरिटेंस को हासिल कर ले, उनकी जो मेंटल स्टेट है उसे वो हासिल कर ले, और आगे चलकर वो एक ओल्ड रुलाई बन जाए। अब मैं समझ पाया। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ग्रैंडपा माँ और यहाँ पे जो ग्रैंडपा ब्लाइंड है, ये लोग तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, इनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ किन्मो बहुत इजीली 5th हेवन पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। अब हम देख पाते हैं कि जो दूसरा बंदा खड़ा था ना, जो कि यहाँ पर सभी को गाइड कर रहा था, वो यहाँ पे सबके आर पार देख पा रहा है कि कौन कितने हेवन तक कल्टीवेट कर चुका है। जब वो देखता है कि किन्मो ने इतने कम वक्त में 5th हेवन तक कल्टीवेट कर लिया और ब्रेक थ्रू भी कर लिया, तो भाई इसके होश उड़ जाते हैं। और ये बात किन्मो भी नोटिस कर लेता कि कोई है यहाँ पर जो कि इनके 4 हेवन तक के ब्रेक थ्रू को लगातार एक क्रम में देख पा रहा है। इसी के चलते इसे ज़ेन प्रोडिजी कहा जाता है, यानी कि ये इन सब में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ किन्मो अभी भी इन्हीं के बीच मौजूद था, लेकिन इस दौरान वो समझ चुका था कि कोई कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन बात अगर इंपीरियल एडवाइजर की जाए तो कोई भी उन्हें टक्कर नहीं दे सकता। अब तभी सभी लोग एक एक करके इस जगह से निकलने लगते हैं। अब किन्मो भी अपने हाथ पर हिलाता डुलाता जब निकलता है ना, तो यहाँ पास मौजूद वो बंदा जिसने कि देख लिया था किन्मो ने 5th हेवन तक ब्रेक थ्रू किया है, तो यहाँ पर वो इस नजारे को देखकर ना कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है, और वो बस अपने मन में कहता है कि ये तो एक
नंबर का डीमन है तो आखिर कैसे इतने कम वक्त में इसने 5th हेवन को मास्टर कैसे कर लिया। और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा और इसके पास जो कमाल का टैलेंट है, अगर इस टैलेंट के साथ इसने हमारे ज़ेन स्कूल को ज्वाइन कर लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि मास्टर जरूर से इसे नेक्स्ट रोलाई चूज करेंगे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ही नेक्स्ट रोलाई बनूंगा, मास्टर मुझे चूज करेंगे। अब तभी वो किन्मो के पास चला जाता है और कहने लगता है द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री ने आपको महायाना सूत्र दिखाया है ना। तो मुझे बस एक बात पूछनी थी, क्या मैं हेवनली डेविल स्क्रिप्चर को स्टडी कर सकता हूँ? जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, हमारे द ग्रेट एजुकेशन ऑफ हेवनली डेविल स्क्रिप्चर के जो स्क्रिप्चर्स है ना, उसे कोई भी स्टडी कर सकता है, तो तुम भी कर सकते हो। ये कहते हुए वो इसे एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ पे जैसे वो स्क्रिप्चर के जो टेक्स्ट होते हैं ना, इनको देखने लगता है तो इसका जो दाव हार्ट है कहीं ना कहीं उसमें हल्का सा क्रैक सा पड़ने लगता है, लेकिन ये खुद को स्टेबल कर लेता है, जिसके चलते ये बंदा जो कि पूरी तरीके से अब इसके कंट्रोल में आ चुका था, वो बिल्कुल इससे इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है कि धीरे धीरे करके इनका जो कल्टीवेशन मेथड है इसमें खो सा जाता है। और वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये है डेविल कल्ट कल्टीवेशन मेथड। बट सडनली उसकी जो अंतरात्मा थी ना, वो जैसे जाग जाती है और वो समझ आता है कि मैं तो इस ईविल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो वो यहाँ पे कल्ट मास्टर से कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा ईविल है, प्लीज आप इसे अपने पास रख लीजिए, मैं इसकी तरफ एक नजर भी नहीं देख सकता। अब ये सुनकर किन्मो स्माइल करता है और इसे अपने पास रख लेता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आकर उसे कुछ बातें बताने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा ब्लाइंड जिसके कान बहुत ज्यादा तेज है, वो यहाँ पर धीरे धीरे इनकी बातें सुनने लगता है। अब यहाँ पे वो जो बंदा था वो कहने लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब आपको अपने रूम में वापस लौट जाना चाहिए। किन्मो मान जाता है और ग्रैंडपा माँ के साथ यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो ग्रैंडपा ब्लाइंड है, जिसने की बातें सुन ली थी, वो कहने लगता है कि मेरे ख्याल से थंडरक्लैप मोनेस्ट्री में कोई आया है। अभी तो वो जो ज़ेन प्रोडिजी है वो इस वक्त उसी 1000 वेनरेबल टावर की तरफ गया है जहाँ पर की ग्रैनी सी को रखा गया है। तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है उस टावर के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ना मैं देख सकता हूँ ना मैं सुन सकता हूँ, लेकिन कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है। अभी ये लोग पहुंच जाते हैं जासूसी करने, जहाँ पे जो ग्रैंडपा ब्लाइंड है वो एक पेड़ की ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सारी बातें सुनते हुए अभी यहाँ पे किन्मो और ग्रैंडपा माँ को बताने लगते हैं कि रुलाई बाहर आ चुका है। जो सुनकर ग्रैंडपा माँ और किन्मो कहने लगते हैं कि पर क्यों, आखिर ऐसा कौन आया होगा कि जिसके चलते खुद ओल्ड रुलाई उस टावर से बाहर आ गया। तभी ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगते हैं कि रुलाई ने सबको कहा है कि तुम लोग जो कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे वो सब कुछ करो, और ये मैसेज सारे वेनरेबल्स के लिए है, और उनसे कहा है कि वो लोग इस टावर को होल्ड करके रखें क्योंकि वो कहीं जा रहा है। जिस पे किन्मो कहने लगता है कि पर कहाँ, जिस पे ग्रैंडपा ब्लाइंड बताने लगते हैं कि असल में वो इटर्नल पीस के जो क्राउन प्रिंस है उससे मिलने जा रहे हैं। तभी किन्मो कहने लगता है कि पर क्यों, इस वक्त क्राउन प्रिंस उससे क्यों मिलना चाहते हैं, आखिर मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। तभी ग्रैंडपा माँ कहने लगते हैं कि क्या अभी जाना जरूरी है, और बिना ओल्ड रुलाई के ये जो वेनरेबल्स है, आखिर ये लोग ली थियानशिन को कैसे सप्रेस कर सकते हैं, इनके बिना तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब कि अब हमें जाना होगा। अब ग्रैंडपा ब्लाइंड और यहाँ पे ग्रैंडपा माँ यहाँ से निकल जाते हैं, फुल स्पीड पे जाते हुए कहने लगते हैं कि चाहे जो हो जाए हम उसे यहाँ से एस्केप नहीं करने दे सकते। अब तभी ड्रैगन किलिन के ऊपर सवार होकर किन्मो भी फुल स्पीड से इनका पीछा करता है। दूसरी तरफ गाइस जिसका डर था वही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो 1000 वेनरेबल टावर था ना, इसके अंदर का माहौल पूरी तरीके से बदलने लगता है। जो ग्रैनी सी अब तक पूरी तरीके से सप्रेस थी, मतलब कि इसके अंदर का जो डीमन, इनर डीमन यानी कि ली थियानशिन जो कि सप्रेस था, धीरे धीरे करके ये अपना कंट्रोल वापस से हासिल करने लगता है। अपनी ऑरा को अपनी खूबसूरती के साथ चारों ओर बिखेरते हुए वो यहाँ पर हर एक स्टैचूज को क्रैक करने लगती है। उसका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था ना कि सबके दाव हार्ट को जैसे वो क्रैक कर रही हो। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी ईविल हंसी हंसती है और इसी के चलते इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है, इस हद तक रिलीज होता है कि पूरा का पूरा टावर ही जैसे करप्ट हो चुका हो। चारों ओर जो यहाँ पे वेनरेबल इस टावर के आसपास मौजूद थे, जो कि इसे गार्ड कर रहे थे, अपने मंत्रा के जरिए से इसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग खून की उल्टियां करते हैं। सबकी हालत बिगड़ चुकी थी। तभी यहाँ पे वो जो जाइंट सा बेल था वो भी तेजी से रिंग करने लगता है। अब यहाँ पे जो इनका सीनियर था ना, वो सभी से कहने लगता है कि सब के सब अपने अपने कान बंद करो, इसके एक वर्ड्स को भी अपने कान के अंदर जाने मत देना, वरना फिर पूरी तरीके से तुम मारे जाओगे या फिर तुम इसके चाल में फंस जाओगे और इसके गुलाम बन के रह जाओगे। अब सबके सब अपने कानों को बंद करने लगते हैं, जिससे थोड़ा सा तो राहत मिलता है और फिर वापस से ये अपने पावर्स का यूज करते हुए इस जगह को पूरी तरीके से सील करने में लग जाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सब कुछ नॉर्मल होता है, बट सडनली अचानक से टावर का जो मेन वाला हिस्सा है, यानी कि टॉप का जो हिस्सा है, उसके अंदर एक क्रैक पड़ चुका था और यहाँ से वापस से वो ईविल ऑरा बाहर निकल रही थी। ये देखकर सारे वेनरेबल्स वापस से अपने पावर्स का यूज करके इसे होल्ड करने लगते हैं, लेकिन कहाँ ये वेनरेबल और कहाँ पे ली थियानशिन। यहाँ पे एट द एंड ये लोग उसे रोक नहीं पाते हैं और जैसे ही जो मेन वेनरेबल्स थे ना, जो कि सबसे आगे मौजूद थे, भाई जैसे ही उस छोटे से दरार के जरिए से वो देख पाते हैं ना उसकी खूबसूरती को, ये बेचारे नन्हे मुन्ने से बच्चे, इनका दाव हार्ट वहीं पे करप्ट हो जाता है, जिसके चलते ये लोग पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो देते हैं और इसके वश में आ जाते हैं। बस एक एक करके सारे के सारे लोग यहाँ पे अनकॉन्शियस होकर गिरने लगते हैं, मतलब इनका खेल खत्म हो जाता है। अब तभी यहाँ पे जो इनका सीनियर था ना, उसके पीछे जाकर जो डेविल कल्ट का प्रीवियस मास्टर यानी कि ली शियांतिंग, वो यहाँ पे आकर इसके कानों में इसे इस कदर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि इससे रहा नहीं जाता, और जैसे ये डर के मारे अपनी आंखें खोलता है तब पीछे यहाँ पे ग्रैनी सी अपने पुराने वर्जन में थी। बस यहाँ पे जैसे वो अपनी आंखें खोलता है ना, उसी मोमेंट पे वो हार जाता है, क्योंकि ली
तियानशिंग ने इसे पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था। इवन की जो वो पूरा का पूरा 1000 वेनरेबल टावर था ना, उसके ऊपर वो अपना डोमिनेंस साबित कर रही थी। अब गाइस, जब मैं ये वॉइस बना रही हूँ ना, तो यहाँ कोलकाता का वेदर इतना सुहाना हो गया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम बताओ कमेंट में कि तुम्हारे वहाँ का मौसम कैसा है, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। अब तभी यहाँ पे ली तियानशिंग, जो कि इस वक्त ग्रैनी सी की बॉडी को पोजेस कर लेता है, वो यहाँ पर एक मुट्ठी के इशारे से ही पूरे के पूरे इस टावर को और यहाँ आसपास जितने भी लोग थे ना, धराशायी कर देता है। लेकिन तभी ग्रैंडपा माँ और ग्रैंडपा ब्लाइंड आ जाते हैं। अब ली तियानशिंग जैसे ही इन्हें देखता है ना, तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर दोनों यहाँ पे उसका पीछा करते हैं। लेकिन किन्मो तभी आ जाता है और कहने लगता है कि प्लीज मेरे लिए तो इंतजार कीजिए। लेकिन ये लोग काफी दूर निकल चुके थे। अब यहाँ पे उससे जो बड़े थे, यानी कि उसके ग्रैंड पास, वो जा चुके थे। अब किन्मो के मन में सवाल आता है कि बिना अब मेरे बड़ों के क्या यहाँ से कोई मुझे जाने देगा, मैं जो कि एक डेविल कल्ट मास्टर हूँ। और सच बता रहा हूँ, दुश्मनों के इलाके में अकेले ऐसे घूमना फिरना सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है। अब तभी यहाँ पे टावर के आसपास जो भी इंसिडेंट होता है ना, ये सारी बात जाकर वो जो जेन प्रोडिजी था वो बता देता है अपने ओल्ड रूलाई को, और बताता है कि ली तियानशिंग यहाँ से टावर से एस्केप कर चुका है और हमारे जितने भी वेनरेबल्स थे वो लोग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्राउन प्रिंस इसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। तभी यहाँ पे ओल्ड रूलाई, जो कि खामोश खड़ा था, वो कहने लगता है कि मैंने जितना अब तक ली तियानशिंग को जाना है, मुझे उससे यही लगा कि वो एक फॉर्मर डेविल कल्ट मास्टर है और वो कभी भी ऐसे लोगों को मनमोहित करने वाले आर्ट्स को कभी नहीं सीखेगा, वो कभी भी इन्हें आजमाएगा नहीं। लेकिन मैं गलत था इसके बारे में। उसने तो अपनी स्ट्रिक को मेरे सामने पूरी तरीके से रिवील भी नहीं किया और इसे छुपाए रखा, और बस मेरे जाने की देर थी। ठीक है, फिर अब जबकि मैं उसे पहचानने में, रोकने में असफल रहा, तो फिर जो कल्ट मास्टर किन है उसे माउंटेन की तरफ जाने दो। अब यहाँ पे जैसे ही कल्ट मास्टर किन का नाम जो क्राउन प्रिंस है वो सुनता है ना, तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि क्या आपने अभी कल्ट मास्टर किन कहा, वही हेवनली डेविल कल्ट मास्टर किन है ना। जिस पर रुलाई हाँ में जवाब देता है, जो सुनकर तो क्राउन प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि ओल्ड रुलाई, शायद आपको पता नहीं है कि ये वही इंसान है जिसने की मेरे नाम तो सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन की जो फॉर्मर ग्रेटेस्ट जेन सेक्ट है, उसने भी अपनी पूरी की पूरी लेगेसी को इसके चलते खो दिया। और जो बच्चे कुछ जेन सेक्ट है, मेरे ख्याल से उनके खातिर अब द ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसे हर हाल में यहाँ पे आप लोगों को कैद करके रखना होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि नामतो सेक्ट को आज यहाँ पे जस्टिस जरूर मिलेगा। आज यहाँ इस माउंटेन से हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप भी यही सोचते होंगे। अब ये कहते हुए वो उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन ओल्ड रुलाई उससे कहने लगता है कि वो खुद चलकर यहाँ पर इस द ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री में आया था मदद मांगने। वो खुद चल के आया था, मैं उसके पास नहीं गया था, और वो मदद मांगने आया था, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पे रोक के रखा है। लेकिन अब जबकि मैं अपने काम में असफल रहा, तो आखिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। मुझे उसे हर हाल में यहाँ से जाने देना ही होगा, और अगर हम अपने कहे मुताबिक काम न करें तो फिर हम में और बाकियों में फर्क क्या रह जाएगा। द ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री कभी भी डेविल कल्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकती। तभी ओल्ड रुलाई अपने डिसाइपल से कहने लगता है कि जाओ और जाके जो कल्ट मास्टर किन है उसे एस्कॉर्ट करो और माउंटेन से सीधा नीचे ले जाओ। जिसमें वो मान जाता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे वो गेट खोलता है तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस का एक आदमी ऑलरेडी मौजूद था। वो आंखों आंखों में से इशारा दे देता है और वो भी यहाँ पीछे पीछे निकल जाता है। तभी यहाँ पर हम उस ओल्ड मॉन्क को भी देखते हैं, जो कि यहाँ आंखों आंखों में जो इशारा होता है उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। इस दौरान ओल्ड रुलाई क्राउन प्रिंस से कहने लगता है कि क्या बात है, आप यहाँ पर 2 बार आए हो, लेकिन आप पहले ही जानते हैं कि इसका जवाब आपको मिल चुका है। और मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर खासतौर पर जो क्राइसिस इस वक्त सबके ऊपर मंडरा रहा है, जिसके चलते सारी लिविंग बीइंग्स खतरे में आ चुकी है, उसी के चलते आए हो। लेकिन फॉर्मर डेविल कल्ट मास्टर ली ऑलरेडी यहाँ से एस्केप कर चुका है और आप रास्ते में आते हुए कैंग फूजी और बाकी सबसे तो मिल ही चुके हो गए, है ना। जिस पे प्रिंस बताने लगता है कि ये सब लोग किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये लोग मेरे फादर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ आपसे रिक्वेस्ट करने। जिस पे वो बताने लगता है कि हिज मैजेस्टी की जो 9 ड्रैगन्स मोनार्च टेक्निक है वो ऑलरेडी इसके पीक तक पहुंच चुकी है और इस दुनिया में बस मुट्ठी भर लोग ही हैं जो कि उनसे डील कर सकते हैं, और मैं उन्हीं में से एक हूँ। अब गाइस सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं कि ये जो बंदा था ना, वो किन्मो को एस्कॉर्ट करने के लिए पहुंच जाता है इसके पास। अब बताने लगता है कि ओल्ड रुलाई ने आपको जाने की इजाजत दी और मुझे कहा है कि मैं आपको एस्कॉर्ट करूं माउंटेन के नीचे तक। जिस उनकी किन्मो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और रास्ते में इनके बीच बातचीत होती है, जहाँ पे वो बंदा किन्मो से कहने लगता है कि वैसे सच बताऊं, आपका यहाँ पे रुकना ना काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है, और तो और आपको यहाँ से सही सलामत जाने भी दिया जा रहा है, ये देखकर मैं खुद भी हैरान हूँ। जिस पे किन्मो कहने लगता है कि लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ओल्ड रुलाई वो अपने वादे के पक्के हैं, और इसी बात के लिए मैं उन्हें बहुत ज्यादा एडमायर भी करता हूँ। इवन की जो सेक्ट के बीच में जो मतभेद है, उन्होंने उस सब को भी दरकिनार करके ग्रैनी सी की मदद की। सच में इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। जिस पे यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या आप भी अपने सेक्ट का जो ग्रज है उसे साइड रख सकते हो, और क्या आप मुझे एक बार फिर से अपने जो हेवनली डेविल स्क्रिप्चर है उसे रीड करने दे सकते हो। ये सुनकर यहाँ पे किन्मो हैरान था, लेकिन वो फिर भी उसे रीड करने देता है। तभी यहाँ पे वो जैसे जैसे इन स्क्रिप्चर्स को देखता है तो वो कहने लगता है कि कितने खतरनाक मेथड्स हैं ये। हर एक डिवाइन आर्ट और हर एक कल्टीवेशन मेथड किसी के भी जान तक ले सकता है, लेकिन फिर भी ये सच में ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। अब यहाँ पे इसकी ये क्रीपी टाइप की बातें सुनकर ना इवन की किन्मो तक हैरान था। वो कहने लगता है कि बात बता, आखिर तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। अभी यहाँ पे वो उसकी तरफ टर्न होता है और कहने लगता है कि जरा देखो, ये हेवनली डेविल कल्ट की एक टेक्निक है जिसके जरिए से स्किन के जरिए से कपड़े बना सकते हैं, जिसके अंदर सोल्स की और ब्लड इन सबको सील भी किया जा सकता है। तो बताओ
आखिर मैंने क्या गलत कहा इसके बारे में? ऐसा कौन सा डिवाइन आर्ट, कौन सा कल्टीवेशन मेथड ये सारी चीजें सिखाता है ना? ये काफी ज्यादा डिफरेंट और काफी ज्यादा क्रीपी भी। अब किन्नो आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि जो हेवनली डेविल कल्ट क्रिएशन टेक्निक है ना, वो मेनली कल्टीवेट करता है इनर सेल्फ को, यानी कि इसके जरिए से कोई बंदा अपनी खुद की सोल, की एंड ब्लड इन सबको सील कर सकता है ताकि कोई भी एक्सटर्नल डीमन उसकी बॉडी के अंदर घुसपैठ ना कर पाए। और जिस हिसाब से तुमने इसे समझा है ना, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की स्किन को एक कपड़े की तरह यूज किया जाए। रही बात ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसके लिए हेवनली गॉड क्रिएशन टेक्निक और स्पिरिट क्रिएशन टेक्निक ये दोनों ही इनफ है, हमें इसकी जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। अब ये कहते हुए वो एक पत्ते को एक चिड़िया में बदल देता है, जो देखकर यहाँ पे जो वो ज़ेन प्रोडिजी था वो थोड़ा हैरान था, लेकिन तभी वो कहने लगता है कि कल्ट मास्टर सही मायने में अगर कोई गलत फहमी में है तो वो आप हैं। जरा इस प्री सेलेस्टियल क्रिएशन टेक्निक को देखो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए तो एक नन्हे बच्चे की जरूरत पड़ती है ताकि प्री सेलेस्टियल की को कल्टीवेट किया जा सके। आप बताइए क्या ये सही है? और इसके जरिए से एजलेस फेस को अचीव किया जा सकता है, यानी कि वो इंसान कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। तो बताओ क्या ये सही है? किसे पता, न जाने कितने मासूम बच्चों की जान चली गई होगी बस इस स्टूपिड से टेक्निक के चलते। अब ये सुनकर किन्नो कहने लगता है कि हमारा एक शैडो हॉल मास्टर है, उसने भी इस चीज को बिल्कुल सेम वे में समझा था और इससे पहले वो मासूम बच्चों को यूज करता था कल्टीवेट करने के लिए। और सच बता रहा हूँ, वो हमारे कल्ट के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा था, इसीलिए जैसे ही इस बात का पता चला उसे ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट कर दिया गया। और रही बात इस टेक्निक की, तो प्री सेलेस्टियल टेक्निक असल में एक बच्चे की स्थिति को दर्शाता है और अपनी ओरिजिन एनर्जी के जरिए से अपनी फ्लॉलेस सोल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसे कैसे प्योर करना है, इस चीज को दर्शाता है। और तुमने इस टेक्निक को ना बिल्कुल वैसे ही गलत समझा जैसे कि शैडो मास्टर ने समझा था। और असल में इस टेक्निक में तुम्हें तो खुद को एक इन्फेंट यानी कि एक नवजात बच्चे की तरह तुम्हें खुद को ट्रीट करना है, तुम्हें अपने ट्रू सेल्फ को उसकी तरह बनाना है, इस चीज को दर्शाया गया है। अब यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि ठीक है ऐसी बात है, तो फिर इस अर्थ ओरिजिन क्रिएशन टेक्निक के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब गाइस इसके बारे में भी इसके बहुत ही अजीब से क्रीपी टाइप के थॉट्स होते हैं, लेकिन किन्नो से क्लियर करता है कि ये जो तुमने टेक्निक बताया इसमें भी क्रिएशन ऐड है, और जिसका मतलब ये है कि ये चीज भी प्रीमोर्टल स्पिरिट से कनेक्टेड है। और इससे पहले जो प्री सेलेस्टियल क्रिएशन टेक्निक थी उससे अगर इसे कंबाइन किया जाए तो तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा सोल किसी बच्चे की तरह होना चाहिए, जिसके बाद जो धरती की एनर्जी है उसे जब गैदर करते हो, जिससे तुम्हारी प्रीमोर्टल स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और इसका यूज करके तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। और सही मायने में इस टेक्निक का सही मतलब यही है। अब यहाँ पे तभी वो अटैक करके दिखाता है और बताने लगता है कि मेरी जो स्पिरिट एम्ब्रो है वो भी अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग इसी वजह से हो पाई क्योंकि मैंने इन दोनों टेक्निक को आपस में फ्यूज करके यूज किया था। अब तभी किन्नो से कहने लगता है कि तुम चाहो तो तुम भी ट्राई करके देख सकते हो, जिस पे वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पे आपके सेक्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए आया था, मैं तो बस इसके फ्लॉज को ढूंढ रहा हूँ। जिस पे किन्नो कहने लगता है कि ठीक है, फिर तुम्हारे मन में अगर और भी सवाल हो तो तुम पूछ सकते हो। जिस पे वो कहने लगता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जो डिमोनिक नेचर है ये बहुत बहुत ज्यादा हैवी है। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में रीड करता हूँ ना, उतना ही ज्यादा मेरे दिमाग में घंटी बजती है। बस मुझे एक आखिरी चीज जाननी थी कि ये जो फ्यूनरल राइट टेक्निक है, इसका मतलब यही है ना कि किसी पूरी की पूरी फैमिली को वाइप आउट कर दो? किन्नो कहता है कि नहीं, ये टेक्निक असल में हमारे फ्यूनरल हॉल के लिए है, जिसमें जो पेपर मैन और जो पेपर हॉर्सेस है इन्हें रिफाइन किया जाता है और ये सब कुछ बाकी सारे फ्यूनरल को कंडक्ट करने के लिए होता है। अब ये सुनकर तो ये बंदा और ज्यादा हैरान था। तभी किन्नो से कहने लगता है कि तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा डाउट है और तुम हमेशा गलत ही रीड करते हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम्हें अब इसे रोक देना चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात का डर है क्योंकि जिस हिसाब से तुम इसे पढ़ रहे हो ना, ये कहीं तुम्हारे ज़ेन माइंड को करप्ट ना करते। जिस पे वो कहने लगता है कि कल्ट मास्टर किन्नो, हमारे द ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री ने रुलाई के महायाना सूत्रा को आपको दिखाया है ना, लेकिन फिर भी आप मुझे अपने ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर को रीड करने से रोक रहे हो। जिस पे किन्नो से कहने लगता है कि ठीक है, फिर तुम्हें जैसा सही लगे तुम कर सकते हो। अब तभी यहाँ से ये लोग आगे के पढ़ रहे थे और ऑलमोस्ट एग्जिट की तरफ पहुंच चुके थे, लेकिन तभी यहाँ पे क्राउन प्रिंस का वो जो आदमी था ना, वो यहाँ पर काफी सारे लोगों को लेके पहुंच जाता है। कहने लगता है कि क्राउन प्रिंस ने हमें ऑर्डर दिया है और यही सही वक्त है तुम लोगों के लिए कि तुम उनकी नजरों में अपनी छवि बना पाओ। तभी यहाँ पे काफी वक्त हो चुका था, किन्नो यहाँ पे माउंटेन के पास पहुंच चुका था और इस दौरान यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि ठीक है, मैंने इसे फाइनली रीड कर ही लिया और हाँ, आपने सही कहा था, इसके अंदर अभी भी क्लासिक डेविल पैथी मौजूद है। तभी यहाँ पे किन्नो से अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि वैसे कल्ट मास्टर किन्नो, मैंने सुना है कि जो हेवनली डेविल कल्ट है उसे अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उनके लिए उसकी कोई डिमांड्स नहीं है। आपका स्टेट ऑफ माइंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई पर्टिकुलर डिमांड नहीं है ना। और काफी इजी है इसकी कल्टीवेशन मेथड्स, लेकिन क्योंकि ये सारे मेथड्स को ट्रेन करता है विदाउट किसी माइंड स्टेट के, तो इसीलिए इसे यूज करने वाला बंदा बहुत इजीली कल्टीवेशन डेविएशन से गुजर सकता है ना। लेकिन हमारा जो ज़ेन पैथ है, जो ज़ेन कल्टीवेशन मेथड है, ये माइंड को ट्रेन करता है। वही दूसरी तरफ हेवनली स्क्रिप्चर असल में मेथड्स को ट्रेन करता है। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो क्या खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा, है ना। अब ये कहते हुए वो चलते चलते रुक जाता है और कहने लगता है कि डेविल आर्ट कंफर्म करता है ज़ेन को और ज़ेन माइंड कमांड करता है डेविल को। जरा सोच के देखो, जो डिवाइन आर्ट इन दोनों को कंबाइन करती है वो आखिर किस लेवल तक जा सकती है। तो कल्ट मास्टर चलो मेरी मदद करो, मैं जरा वेरीफाई करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर ये किस हद तक जाता है। अब यहाँ पे ये सुनकर किन्नो समझ जाता है कि इसके इरादे
ज्यादा ठीक नहीं, जिसके बाद इनके बीच बैटल शुरू हो जाती है। अभी ये बंदा किन्मो के ऊपर काफी सारे हमले तो करता है, लेकिन किन्मो मार्शल आर्ट्स के जरिए से इसे बहुत इजीली डोमिनेट करते हुए इसे ऑलमोस्ट निपटा ही देता है और फिर अपना पंच सीधा इसके फेस पे ले जाते साथ ही रोक देता है। जिसके बाद ये बंदा अब किन्मो के ऊपर अपनी बाकी टेक्निक्स का यूज करता है, जहाँ पे इस वक्त वो डेविल आर्ट्स का यूज कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ किन्मो यहाँ पर ज़ेन आर्ट्स का यूज कर रहा था। दोनों एक दूसरे से तनातन फाइट कर रहे थे, लेकिन किन्मो यहाँ पर लिटरली इसकी बहुत बुरी तरीके से बजा रहा था। अब तभी यहाँ वो सारे असासिन्स आ जाते हैं और यहाँ पे इनमें से कहने लगता है कि इनकी मूवमेंट टेक्निक तो बहुत ज्यादा फास्ट है, कुछ भी देखना मुश्किल है और हम पता नहीं लगा पा रहे कि आखिर कल्ट मास्टर कौन है। जिस पर यहाँ वो बंदा कहने लगता है कि ये जाहिर है, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, जो सबसे ज्यादा डिमोनिक नेचर और ऑरा को रिवील कर रहा है वही है। ये कहते हुए ये सारे के सारे अपने शूरिकेन्स को बाहर निकाल लेते हैं। इस दौरान किन्मो जब इस बंदे को सबक सिखा रहा था तो वो उसे मारते हुए कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर सारे के सारे जो स्क्रिप्चर है इन सभी को ट्विस्ट एंड टर्न करके इन्हें रीड किया है, जिसके चलते तुम डीमंस के भी डीमन बन चुके हो। इसी के साथ यहाँ पर उसी के पैथ को फॉलो करते हुए किन्मो उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ उसकी हड्डी जैसे ही हाथ की टूट जाती है ना, ये बंदा दर्द के मारे चिल्ला उठता है तो वो घुमा के किन्मो को एक पंच मारता है, लेकिन किन्मो डॉज करते हुए पलट के एक जोर का मुक्का इसके पेट पे चढ़ता है, जिसके चलते ये बंदा फ्लाइंग जेट बन जाता है। रास्ते में जितनी भी चीजें आती है उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए काफी दूर जा गिरता है, बट सडनली वो अपनी पूरी डिमोनिक नेचर को रिवील करते हुए काफी खतरनाक टेक्निक को अनलीश करने वाला था, बट सडनली यहाँ पर वो शूरिकेन्स आकर इस बंदे का काम तमाम कर देते हैं और वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है और इसकी बॉडी वहीं पे गिर जाती है। ये देखकर किन्मो और ड्रैगन क्लिन दोनों ही यहाँ पे चौकन्ने हो चुके थे। तभी यहाँ उस बंदे की बॉडी से ना गोल्डन कलर की एक रे ऑफ लाइट जैसी चीज निकलती है, जो कि इमिट हो रही थी, जिसका मतलब ये है कि द ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री के पास इसकी मौत की खबर पहुंच चुकी है और अब आने वाले एपिसोड में क्या भूचाल आता है ये देखने वाली बात होगी। सो गाइस, आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।